हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने जिन्होंने भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस का फॉर्म भरा है तो उनके लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ईएमआरएस में बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, पीजीटी। तो यहाँ पर क्या है, आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट मिलेगा। कहाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी क्या है, कंप्यूटर ही पढ़ना है। तो आपके लिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और देखिए, इसके कंप्यूटर का पार्ट 1 पार्ट 2 तो हमने पहले ही अपलोड कर दिया। आज हम इसका देखेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 3, ठीक है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम देखेंगे मेमोरी सिस्टम, ठीक है। आ जाइए, तो बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये कंप्यूटर जनरेशन जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस चार्ट के अंदर से आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे प्रथम जनरेशन था तो वो वैक्यूम ट्यूब पे थी कि ट्रांजिस्टर्स पे थी। इंटीग्रेटेड चिप्स जो आईसी बोलते हैं, उनको किस पीरियड के अंदर लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अपन ने यहाँ तक कंप्लीट करा था। अपन ने ये वाला सिस्टम देख लिया था यहाँ तक, ठीक है। सिस्टम यूनिट तक अपन ने कंप्लीट करा था। आज ही उसके आगे से करते हैं। अब देखिए, सीपीयू के भाग। सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अगर हम सीपीयू के भाग की बात करें तो एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट और मेमोरी, ये तीन क्या होते हैं, सीपीयू के भाग होते हैं, ठीक है। सीपीयू के भाग कौन कौन से हो गए? एएलयू पहला लिख देता हूँ, एएलयू, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा हो जाएगा इसका कंट्रोल यूनिट, तीसरा हो जाएगा मेमोरी। क्योंकि देखो, कभी भी आपने जब अपन जो सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू में क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क बोलते हैं ना। ये किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे स्टैंडर्ड हो सकती है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकती है, एसएसडी। मेमोरी कौन सी? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल यही यूज़ हो रही है सबसे ज़्यादा, तो इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब ये देखिए, सीपीयू के भाग। एएलयू, एएलयू का मतलब क्या होता है? एएलयू का काम होता है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कार्य होते हैं वो कौन करेगा? एएलयू करता है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अंदर तार्किक क्रियाएं इंक्लूड की जाती हैं, मतलब मेंटल एक्टिविटीज़ उनको इंक्लूड किया जाता है। फिर देखिए कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि जो कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसका ये जो एएलयू हो गया, मेमोरी हो गई, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी आपने प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा आपने फीड किया, उसके अंदर से जो मैथमेटिकल प्रोग्राम्स हैं, जो कैलकुलेशन वाले, उनको तो ये कहाँ भेजेगा? एएलयू को भेज देगा, ठीक है। और बाकी शेष कहाँ भेज देगा? बाकी शेष मेमोरी के अंदर भेज देगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट ये कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रण करता है। मेमोरी तथा एएलयू को सेवाएं देता है। अर्थमेटिकल कार्य एएलयू के पास भेज देता है और बचे हुए कार्य मेमोरी के पास भेज देता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? कंट्रोल करने का कार्य होता है। जो भी डेटा है, जिसमें जो आपको कैलकुलेशन करने से रिलेटेड कार्य करने, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो कार्य है वो तो एएलयू के पास भेजेगा। और रिमेनिंग, जैसे आपकी कोई फोटो हो गई, आपका कोई वीडियो होगा, ये कहाँ भेजेगा? मेमोरी में भेज देगा, ठीक है। ये कोई इस पर तो कोई कैलकुलेशन करनी नहीं होती ना आपकी फोटो वीडियो से, ठीक है। तो इसको कंट्रोल यूनिट है। इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। दिल कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। तो कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट, इसको आप याद रख सकते हैं कि कंप्यूटर का हार्ट किसे कहा जाता है? इसे कंप्यूटर का दिल कहा जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट याद रख लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए, मेमोरी डेटा तथा प्रोग्राम, जो भी आपका डेटा है या प्रोग्राम को प्रोसेस करने से पहले उसे मेमोरी में सेव किया जाता है। मुख्यतः मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। आ जाइए, इसको देखते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेमोरी। तो देखो, मेमोरी दो प्रकार की है, रैम एंड रोम। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोल सकते हैं, है ना। तो जो रैम है, तो ये क्या काम करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, जो रोम होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें क्या होता है? आप स्टोरेज करते हैं, ठीक है। तो पर ये सिर्फ मेमोरी को पढ़ता है, तो ये कैसी हो गई? रीड
ओनली मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी हो गई, रोम जिसे बोला जाता है। रैम कौन सी हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक टेम्परेरी मेमोरी हो गई जिसके अंदर जो भी डेटा आप काम कर रहे होते हैं एट प्रेजेंट में, तो वो कहाँ जाता है, रैम के अंदर जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी डेटा को स्थायी अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम रैम या रोम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आप मेमोरी जब भी आप पढ़ेंगे तो आप क्या है, ये बेसिक पॉइंट्स हैं इनको बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 बिट, ठीक है, एक बिट जो होता है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, 0 या फिर 1 की फॉर्म में लिखा जाता है बिट को। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जो कोडिंग होती है वो 0101 कोड में होती है, डिजिटल कोड्स ये आपने पीछे दिखाया था, ठीक है। तो जो बिट है उसको 01 फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, जो 8 बिट होते हैं, एक जैसे बाइट हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा BYTE, ठीक है। तो एक बाइट के अंदर 1 बाइट इक्वल टू कितने, 8 बिट होंगे, ठीक है, बिट। तो आप ये बोल सकते हैं कि 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। ये कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 50 बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 बाइट, एक बाइट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसमें से स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हो जाएगी, बाइट हो जाएगी, है ना, क्योंकि 8 बिट बनकर, बाइट नहीं बिट, 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं, तो बिट हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। अब देखिए, जो किलोबाइट है, अपन केबी की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, 1024, 1024, ठीक है, 1024 ये बाइट, ठीक है, BYTE। 1024 बाइट मिलकर क्या बनाएंगे, 1 KB बनाएंगे, इक्वल टू 1 KB। ये पेन सही नहीं चल रहा, चलो इस वाले पेज को आप यहाँ पे अगर बोल देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लेना, क्योंकि इसको मैं आपको दूसरे पेज पे दिखा देता हूँ, ठीक है। लिखने में वो चीज़ें नहीं बैठ पा रही हैं, पेन सही नहीं चलता। देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूँ 1024 KB इक्वल टू 1 MB, ठीक है, ये MB हो गया, मेगाबाइट, आप इसको बोलेंगे मेगाबाइट। ऐसे ही क्या होगा, एजोन होगा, 1024 MB इजिकल टू 1 गीगाबाइट होगा, 1024 गीगाबाइट इजिकल टू 1 TB होगा, 1024 1 TB इजिकल टू 1 पेंटाबाइट होगा। तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। आज नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पर ये पूरा चार्ट है आपके सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं। 1 बिट क्या हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई किसी भी कंप्यूटर के। 8 बिट इजिकल टू 1 बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट क्या बनाएंगे, 1 KB बनाएंगे। 1024 KB 1 MB बनाएंगे। 1024 MB इजिकल टू 1 GB बनाएंगे। 1024 मिलके क्या बनाएंगे, 1 TB बनाएंगे। 1000 TB इजिकल टू 1 PB बनाएंगे, पेंटाबाइट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस डेटा को याद कर सकते हैं। ये इस डेटा में, इस चार्ट के अंदर से एक क्वेश्चन आने की हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है ये। आज ये देखो, अब मेमोरी देखिए, मेमोरी के प्रकार देखो। मेमोरी 4 प्रकार की है, रजिस्टर्ड मेमोरी, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो जो ये रजिस्टर्ड मेमोरी है, कैश मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, तो इसमें से अगर मैं आपसे बात करूं सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है सेकेंडरी की, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा उसकी स्टोरेज होगी उतनी ही कम उसकी स्पीड होती है। आप ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आप मतलब इन्वर्स रिलेशन है स्पीड एंड स्टोरेज में, ऐसे याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखो, रजिस्टर्ड मेमोरी है, तो रजिस्टर्ड मेमोरी की क्या है, सबसे ज़्यादा अधिक स्पीड है, तो इसमें स्टोरेज क्षमता भी कम होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और जो इसको चार्ट देखते हैं, ये ऊपर आपके सामने देखो, ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर सबसे नीचे है सेकेंडरी, उसके ऊपर है प्राइमरी, उसके ऊपर है कैच एंड उसके ऊपर है रजिस्टर्ड मेमोरी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये बता रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, मैं पेन को कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। देखा, ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है, स्पीड एंड कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती ही जाएगी, और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, स्पीड एंड कॉस्ट को घटाते जाएंगे तो उसकी क्या होगी, क्षमता, स्टोरेज क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप बता रहा है। नीचे आएंगे तो आपकी स्टोरेज ज़्यादा है, ऊपर जाएंगे तो स्टोरेज कम होती है, और साथ में स्पीड एंड कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में ये रजिस्टर्ड बिट इज इक्वल टू प्रोसेसर बिट, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर याद रखना चाहें तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, थोड़ी सी तो रहती है, ठीक है।
अब देखिए रजिस्टर्ड मेमोरी, इसको पढ़ते हैं। आ जाइए, ये सबसे तेज व पावरफुल मेमोरी होती है जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ लगी होती है, ठीक है। अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है, आप कभी कंप्यूटर खरीदा होगा तो एक छोटा सा इतना सा डिवाइस आपने देखा होगा, तो वही हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, वही सारे कार्य करता है, ठीक है। तो उसके साथ ये रजिस्टर्ड मेमोरी लगी रहती है और इसका काम भी क्या होता है कि अपनी जो कंप्यूटर की स्पीड को कोई काम कर रहे हैं तो उसको तेज़ी से करने के लिए होता है, ठीक है। तो रजिस्टर जो मेमोरी होती है ये अलग अलग बिट के होते हैं, जिस तरीके से आपको जो कार्य है उसी प्रकार के बिट खरीदेंगे आप, ठीक है। 16, 32, 64, 128 बिट आकार के माइक्रो प्रोसेसर के अनुसार बदलती रहती है। रजिस्टर डेटा संग्रहित व हस्तांतरित की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा मतलब इसमें डाटा जो स्टोरेज करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसकी सबसे छोटी इकाई किसको बोलेंगे, रजिस्टर को बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे स्पीड, ठीक है, और कॉस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी होगी, कौन सी मेमोरी की, तो वो रजिस्टर्ड मेमोरी की होगी, ठीक है। अगर डाटा संग्रहित मतलब स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे तो सबसे कम होगी। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रख सकते हैं, ठीक है। जो पीछे अपन ने चार्ट देखा है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो आपको ये चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। अब आज ये देखें कैश मेमोरी किसकी, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम की बनी होती है, ये थोड़ा सा नाम याद रख सकते हैं। सेमी कंडक्टर चिप होती है जो सिलिकॉन तथा जर्मेनियम की बनी होती है। इसमें ये प्राइमरी मेमोरी तथा माइक्रो प्रोसेसर के बीच में लगी रहती है, तो ठीक है। तो ये रजिस्टर मेमोरी किसके साथ लग रही है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है अपने प्राइमरी मेमोरी है, तो इन दोनों के बीच में होगी कैश मेमोरी, ठीक है, CM। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी हो गई और ये CPU हो गया, इन दोनों के बीच में किसको लगा दिया गया, कैश मेमोरी को लगा दिया गया, कैश मेमोरी को। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, इसके डिफरेंस आपको पता होने चाहिए, कैश मेमोरी का यूज़ क्या है, कहाँ लगी रहती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में CPU की गति बहुत तेज़ होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में CPU की गति तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, और उस जो बहुत ज़्यादा तेज़ गति होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं, कैश मेमोरी। इसे नियंत्रण करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए, इसे तत्कालिक मेमोरी, है ना, इंस्टेंटेनियस मेमोरी भी कहते हैं। इसमें वर्तमान में प्रोसेस, ठीक है, अभी जो आप काम कर रहे हैं तो वो सारे काम किस में होते हैं, कैश मेमोरी के अंदर ही किए जाते हैं, ठीक है। ये डेटा संग्रहित रहता है। कैश मेमोरी दो प्रकार की होती है, L1 एंड L2, ठीक है। L1 को इंटरनल कैश मेमोरी बोलते हैं, L2 को एक्सटर्नल कैश मेमोरी बोलते हैं। इंटरनल मतलब अंदर लगी हुई, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ काम करने वाली, ठीक है, एक्सटर्नल कैश मेमोरी, ठीक। ये दोनों इसके एग्जांपल भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए आ जाइए प्राइमरी मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारे क्वेश्चन निकलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यह एक सेमीकंडक्टर चिप हो गई, ठीक है। सेमीकंडक्टर चिप के लिए किसकी बनी होती है, सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, इनकी ही बनती है ये भी, जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। प्राइमरी मेमोरी का काम क्या होता है, प्राइमरी है तो अपन बोलेंगे टेम्परेरी, ठीक है। जो डेटा को स्टोर करेगा वो टेम्परेरी तौर पर वो कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। प्राइमरी मेमोरी को CPU का भाग माना जाता है, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो अपन बोले कि प्राइमरी मेमोरी क्या CPU का भाग है, तो हाँ यह CPU का भाग है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या CPU का भाग है, हाँ ये CPU का भाग है। इस तरीके से स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखना है, ठीक है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी का आकार जितना ज़्यादा होता है वह कंप्यूटर उतना ही तीव्र माना जाता है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रोम एंड रैम, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी, दूसरा हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैम। अब देखिए इनके प्रकार देखते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की हो गई, एक हो गया रैम हो गया, दूसरा हो गया रोम हो गया, ठीक है। तो रैम भी दो प्रकार की होती है, एस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम, ठीक है। आप ऐसे देखिए, स्टैटिक मतलब रुकी हुई, डायनेमिक मतलब बहुत विस्तृत फैला हुआ, तो उसी तरीके से इसके नाम बांटे गए, एस रैम और डी रैम, ठीक है। अभी हम इनको आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। रोम, पी रोम और ई पी रोम, ठीक है, और ई प्रोम। तो अब आ जाइए इसको देखते हैं, ठीक है। इनके बारे में आगे चल के पढ़ते हैं। अब देखिए ये अपन ने पूरा चार्ट समझा था पीछे, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। देखो रोम की जो फुल फॉर्म है वो अच्छे से याद कर लीजिए, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी का मतलब है जो मेमोरी में आपका डेटा स्टोर्ड है सिर्फ उसको पढ़ेगा, उसके अलावा कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये डेटा स्थायी संग्रहण करता है, ठीक है। रोम के डेटा को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। रोम में लिखे गए प्रोग्राम बायोस, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाते हैं। तो ये BIOS
BIOS, ठीक है। ये बायोस की इस फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। बेसिक, ये पूछा गया है एग्जाम में। पिछली बार जो आपका KVS का एग्जाम हुआ था, है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन, KVS में ये क्वेश्चन पूछा गया था बायोस वाला, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ से पूछे रहे हैं, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है बायोस की, आपको याद रखनी है। रोम का उपयोग, तो आपसे ये पूछा गया था कि जो ये बायोस होती है ये कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये रीड ओनली मेमोरी के अंदर होती है ये, ठीक है, रोम के अंदर होती है। ये पूछा गया था किसके अंदर थी, तो रोम के अंदर है ये बायोस सिस्टम, ठीक है। तो रोम में लिखे गए प्रोग्राम बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहलाते हैं। रोम को उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा इत्यादि में किया जाता है। रोम एक स्थायी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ये भी 1000 बार पूछा जाता है, विच इज़ वॉलेटाइल एंड विच इज़ नॉन वॉलेटाइल। तो रोम क्या हो गई, ROM, रोम हो गई नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। नॉन क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटिलिटी इसमें कम होती है। जैसे वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसके अंदर आप है ना, मतलब बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, आपने इसके अंदर स्टोर करके रख दिया तो वहीं संग्रहित रहेगा। तो ये एक तरीके से स्टैटिक हो गई, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल हो गई। ये रोम मदरबोर्ड के ऊपर स्थित सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। रोम कहाँ होती है, मदरबोर्ड के ऊपर एक सिलिकॉन चिप होती है। ये एक प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आ जाओ फिर देखो रोम के प्रकार। रोम, पी रोम, ठीक है। प्रोग्रामेबल, पी से क्या हो गया, प्रोग्राम। तो प्रोग्रामेबल का मतलब है कि अभी रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। तो आप क्या है, सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो डेटा है जो फीड किया गया है, अब उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परंतु आपने क्या कहा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बनाई। ये इसके अंदर क्या होता है, डेटा अपने आप पहले से ही भरा हुआ आता है रोम के अंदर, है ना। रोम के अंदर जो डेटा आएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक छोटा सा वीडियो गेम डिवाइस है, ठीक है। अब वीडियो गेम में पहले से ही प्री इंस्टॉल एक गेम है, तो अब इस गेम में आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कौन सा कंसेप्ट पे है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे काम कर रहा है। अब आपने क्या करा, इसके अंदर एक अलग मतलब थोड़ा सा रोम को मॉडिफाई करा और इसको प्रोग्रामेबल बना दिया, ठीक है। तो अब ये क्या है, खाली रोम आपके सामने आई है। अब आप इसके अंदर अपना प्रोग्राम भर सकते हैं, ठीक है। आपने एक बार प्रोग्राम भर दिया तो बस अब आप इस प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, एक बार। तो ये फिर क्या काम करेगा, ये प्रोग्राम होने के बाद में सिर्फ रीड करने का काम करेगा इसको। आज ये प्रोम को यूज़र द्वारा एक बार प्रोग्राम निर्देश को बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जब आपने एक बार उसमें प्रोग्राम भर दिया है तो अब आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बार प्रोग्रामिंग की जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए जो आपका मोबाइल फ़ोन आता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, अब आप उसको हटा के दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी डाल पाते हैं। हालांकि डाला जा सकता है ना, परंतु आप नहीं डाल सकते हैं। तो बिल्कुल उसको लॉक करके चीज़ों को इस तरीके से दे दिया, बस एक बार ही आप इसमें प्रोग्राम डाल सकते हैं, उसके अलावा फिर नहीं डाल पाएंगे। जैसे आप हैं, आप अपनी फ़ोटो खींच रहे हैं कैमरे से बार बार, तो आप क्या है उसे बार बार खींच रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम के साथ में क्या हो रहा है, आप उसमें इरेज भी कर पा रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम कर पा रहे हैं, इरेज कर पा रहे हैं, पर यहाँ पर देखो पी रोम में आप इरेज नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो एक बार प्रोग्राम कर दिया है वही आप काम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब उसके अलावा आप और कोई काम नहीं कर सकते। इसमें एक बार प्रोग्रामिंग की जा सकती है। ये कंपनी द्वारा खाली बेची जाती है, ठीक है। तो खाली कौन सी बेची जा रही है, प्रोम बेची जा रही है, पी रोम बेची जा रही है ना। प्रोम बोल लीजिए या पी रोम बोल लीजिए। आ जाइए, अब देखिए ई प्रोम, ई से क्या होगा, इरेजेबल प्रोम। अब जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है उसको आप इरेज भी कर सकते हैं। जो आपने प्रोग्राम लिखा आप उसको इरेज कर लीजिए और फिर बाद में उसमें अपना डाटा दोबारा भर लीजिए, ठीक है। आपने कोई डाटा भरा वो गलत हो गया, आप उसको डिलीट करिए फिर दोबारा से कर लीजिए, तो ई प्रोम कहलाएगी, ठीक है। तो ई प्रोम भी प्रोम की तरह ही होती है, परंतु इसमें बर्निंग प्रोसेस यूवी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। यूवी किरणों की सहायता से प्रोग्राम इरेज किया जाता है और ई प्रोग्राम को पैराबैंगनी ई प्रोम भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। पैराबैंगनी ई प्रोम किसे कहते हैं, ई प्रोम को कहा जाता है क्योंकि आप इसके अंदर अपने डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। रोम
प्रोम, ई प्रोम, जिसमें डेटा या प्रोग्राम संग्रहित रहता है उसे फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें डेटा या प्रोग्राम संग्रहित रहता है। अगर मान लीजिए इनमें से किसी में भी डेटा संग्रहित है, इकट्ठा है, तो उसे क्या बोलेंगे? फर्मवेयर बोलेंगे, फर्मवेयर। ठीक है, तो फर्मवेयर क्या होता है? जिसके अंदर डेटा इकट्ठा रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ई प्रोम, ठीक है, ई प्रोम, डबल ई आ गया। अब इसमें क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब हम ई प्रोग्रामेबल है ना, ई प्रोम की बात कर रहे हैं, ई पी आर ओ एम, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें कैसे इरेज किया जा रहा है? यूवी किरणों से, अल्ट्रा वायलेट रेज से अपन इसमें डेटा को क्या कर रहे हैं? डिलीट करने का काम कर रहे हैं। परंतु जब अपन ई प्रोम की बात करेंगे, 2 बार ई पी आर ओ एम, ठीक है, तो अपन इसमें क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकली। अब इसके अंदर जो डेटा को डिलीट किया जा रहा है वो उसके लिए अपन यूवी किरणों का इस्तेमाल ना करके इलेक्ट्रिकली, बिजली की सहायता से ही डेटा को डिलीट कर रहे हैं, तो ई प्रोम बोला जाएगा, है ना। तो इसमें प्रोग्रामिंग बर्निंग प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से फिर से की जा सकती है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आज ये आप देख रहे हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम हार्डवेयर होता है जो अलग अलग आकार के साथ उपयोग में लिया जाता है। यह अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में डेटा को पढ़ना तथा लिखना तीव्र गति से होता है। रैम एक स्पेस है, ठीक है, रैम में क्या है? स्पेस, जहाँ डेटा लोड होता है। तो ये जो हम रैम की बात कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो ये क्या है? ये अपना हार्डवेयर के साथ जुड़ा रहता है। आपने देखा होगा अपन जो हार्ड डिस्क लेकर आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? रैम बोलेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैसी होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो दोनों में से कौन सी वॉलेटाइल हो गई? रैम हो गई, राम। जैसे राम भगवान याद कर लीजिए, राम भगवान क्या है? वॉलेटाइल हैं, ऐसे याद करेंगे तो आपको याद ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वो ले, एक सेकेंड, वो ले टाइल, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सी है? रैम है, राम, ठीक है। तो रैम एक स्पेस है जहाँ डेटा लोड होता है। रैम 1 GB, 2 GB, 4 GB आदि क्षमताओं में उपलब्ध होती है। अब तो TBO में आ गई है, ठीक है, 1 TB, 5 TB, 10 TB, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखता है। रैम में विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाने पर सारा डेटा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक, बिजली पर काम करती है। बिजली अगर सही तरीके से काम करेगी तो इसमें डेटा रहेगा, और बिजली चली जाएगी तो इसमें डेटा उड़ जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। रैम के प्रकार, ठीक है, रैम के पाइप, डायनेमिक रैम हो गई और स्टैटिक रैम हो गई। तो इसके डेटा को बार बार रिफ्रेश करना होता है तथा स्टैटिक रैम की तुलना में सस्ता होता है, ठीक है। तो डायनेमिक जो रैम है इसमें क्या होता है? जो भी आप डेटा डाल रहे हैं उसको बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, और स्टैटिक रैम की तुलना में ये सस्ती आती है। जबकि स्टैटिक रैम, इसके डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तथा गति डायनेमिक रैम से तेज होती है। जो इसकी स्पीड होगी स्टैटिक रैम की, दोनों में से अगर बात करी जाए तो एस से स्पीड, एस से स्टैटिक रैम, एस से स्पीड याद रख लें, SPEED, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। डायनेमिक रैम हो गई और एक स्टैटिक रैम हो गई। स्टैटिक, देखो डायनेमिक है तो डायनेमिक विस्तार चारों तरफ फैली हुई, स्टैटिक मतलब वहीं रुकी हुई, एक ही प्रकार का काम करेगी, ठीक है। तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा काम कर पाएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जो एक ही काम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है? देखो, जब प्राइमरी मेमोरी का आकार उपयोग की गई एप्लीकेशन के आकार से छोटा होता है, जो हमारी प्राइमरी मेमोरीज है उसका जो साइज होता है एप्लीकेशन के आकार से छोटा होता है, ठीक है। तो अपन ये क्या करता है? आप ऐसे याद रखिए, देखो मैं बताता हूँ। जैसा ये आपकी प्राइमरी मेमोरी हो गई, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, और ये आपकी हो गई एप्लीकेशन मेमोरी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है और ये एप्लीकेशन मेमोरी है, ठीक है। तो ये प्राइमरी मेमोरी है 8 GB की, और ये एप्लीकेशन मेमोरी है 12 GB की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए,
ये जो एप्लीकेशन मेमोरी है 4 GB ज़्यादा स्पेस घेर रही है प्राइमरी मेमोरी से, तो ये 8 GB स्पेस तो किससे ले लेगी, प्राइमरी मेमोरी से, और बचे हुए जो 4 GB स्पेस है ये अदर मेमोरी से ले लेगी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी। जो 4 GB एक्स्ट्रा खर्च कर ले रही है कहीं और से, उसे बोला जाता है वर्चुअल मेमोरी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, तो 12 माइनस का 8 करेंगे, मान लो 12 GB में से आपने 8 GB को डिडक्ट किया, क्योंकि ये वाली देखो स्पेस ज़्यादा घेर रही है, इतनी बड़ी मेमोरी हो गई, जबकि हमारे पास एक्चुअल प्राइमरी मेमोरी की स्पेस 8 GB ही है, तो फिर ये बाकी 4 GB कहाँ से लाएगा, तो ये वर्चुअल मेमोरी से ले लेगा, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी का भाग प्राइमरी मेमोरी की तरह कार्य करता है, उसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी थी उसमें से इसने 4 GB ले लिया, उसे ही अपन वर्चुअल मेमोरी कह देंगे। ये सेकेंडरी मेमोरी का भाग होती है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। वर्चुअल मेमोरी रैम से कम होती है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए। ठीक है, तो ये वर्चुअल मेमोरी रैम से कम होती है, हमने पीछे पढ़ लिया है। तो देखिए, तो अब देखिए आ जाइए नेक्स्ट। ये देखिए जाते जाते कर लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है HW। ठीक है, तो बताइए निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है। तो डी रैम की तेज होगी, एस रैम की तेज होगी। डी रैम बड़े चिप के लिए अधिक तेज है या कोई निश्चित नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मेमोरी चिप की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज होती है। क्या पूछा, स्पीड पूछ रहा है, तो ये आंसर देना है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए ऐसे ही।